Okay, welcome back students now. It is our part 3 of the video. In this video, we will continue with our chapter number 3, Nazism and the Rise of Hitler. In the last videos, we have covered after World War One what kind of economic crisis was there in Germany और वीमर रिपब्लिक ने बहुत कोशिशें की जर्मनी को इन हालात से निकालने के लिए। हमने बहुत सारे पॉइंट्स को स्टडी किया, कैसे अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ, कैसे छोटे बिजनेस बंद हो गए, बड़े बिजनेस भी सफ़र कर रहे थे, क्रॉप फेलियर हो गया, पीजेंट सफ़र कर रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हमने डिस्कस किया। और लोग अनएम्प्लॉयड जो है गलियों में घूम रहे थे तख्ती टांग करके, विलिंग टू डू एनी जॉब, ऐसा सिचुएशन हमने देखा। देखिए, ऐसी सिचुएशन में जर्मनी को हेल्प करने के लिए एक कंट्री सामने आया और वो कंट्री है यूएसए। यूएसए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने ही 1917 में, देखो बिल्कुल लास्ट ईयर में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अमेरिका आया था और अमेरिका ने ही इन सब को हरा करके वर्ल्ड वॉर वन को जितवा दिया था। लेकिन अब यही अमेरिका डिप्लोमेटिक तरीके से जर्मनी को हेल्प करना चाहता है, छोटे छोटे लोन्स प्रोवाइड करना चाहता है ताकि जर्मनी जो है अपनी इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर आए और वो इस पोजीशन में हो कि वो अपने वार रेपरेशंस को पे कर सके। तो इसके लिए दावेज प्लान करके एक प्लान इंट्रोड्यूस किया अमेरिका ने जर्मनी में और बहुत छोटे छोटे लोन्स जो है किस्तों में लोन दिए गए जर्मनी को ताकि बिजनेस दोबारा से इम्प्रूव हो सके। लेकिन जर्मनी की हालत खराब, ऊपर से उनकी किस्मत खराब। यूएसए ने ये प्लान 1924-25 में स्टार्ट किया था, लेकिन हुआ क्या, 1929 आते आते एक बहुत बड़ा ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया पूरी दुनिया में, क्योंकि वर्ल्ड वॉर वन के बाद में सभी देशों को काफ़ी लॉसेस हुए थे, तो उसका इम्पैक्ट बढ़ते बढ़ते ऐसा हुआ कि पूरी दुनिया में ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया। और चूंकि अमेरिका वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग मार्केट जो थी वो अमेरिका के कंट्रोल में थी उस टाइम पे, तो अमेरिका का जो स्टॉक एक्सचेंज है वो भी कोलैप्स कर गया। 1929 में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्या है? दिस इज द नेम ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज ऑफ अमेरिका। तो 1929 में जब उनका खुद का स्टॉक एक्सचेंज कोलैप्स कर गया तो अमेरिका ने जितने भी लोन्स जर्मनी को या बाकी देशों को दिए हुए थे, he started to recall their loans, call back their withdraw. They started to withdraw their loans. So they started to withdraw their loans. So Germany again was worst hit by it. और 1929 के बाद जर्मनी दोबारा से इकोनॉमिक क्राइसिस में चला गया और बहुत कोशिश करने के बाद भी 3-4 सालों तक कोशिश करने के बाद भी वीमर रिपब्लिक कुछ भी करने के बाद भी इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर नहीं आ पाई थी। तो इस टाइप के माहौल हो गया कि अब एक बहुत ही बैड डिसीजन हम कह सकते हैं वीमर रिपब्लिक ने लिया जर्मनी को इकोनॉमिक कंडीशन सुधारने के लिए। उनको पैसे की जरूरत थी, तो उन्होंने क्या किया कि जो है रेकलेसली दे स्टार्टेड टू प्रिंट पेपर करेंसी। दे स्टार्टेड टू प्रिंट पेपर करेंसी रेकलेसली, मतलब बिना सोचे समझे उन्होंने नोट छापने शुरू कर दिए। ठीक है, मशीनें लगा दी, नोट छापो। अब नोट छापने से क्या हुआ, करेंसी बहुत ज़्यादा हो गई। करेंसी ज़्यादा हो गई लेकिन गुड्स है नहीं, आर्टिकल्स है नहीं खरीदने के लिए। तो क्या हुआ, उससे जर्मनी की जो करेंसी है उसकी वैल्यू गिर गई। जर्मनी की करेंसी का नाम है मार्क। व्हाट इज द नेम ऑफ द करेंसी ऑफ जर्मनी? इट इज मार्क। ये भी एक क्वेश्चन है, जर्मनी करेंसी का नाम मार्क है, तो मार्क की वैल्यू गिर गई हाइपर इन्फ्लेशन के कारण और रेकलेसली पेपर प्रिंटिंग के कारण। तो दो चीजें हो गई, दो वर्ड्स अभी हमने यहाँ पे देखे कि हाइपर इन्फ्लेशन क्या है। देखिए, जब वस्तुओं की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा पैसा देने पर भी कोई छोटी छोटी चीज़ें मिले, बहुत ज़्यादा पैसा दे करके, एक पानी की बोतल है अभी 100 रुपये मिले, 20 रुपये मिलती है मार्केट में, अगर वही 1000 रुपये की मिलने लगे तो ये क्या हुआ, रेकलेसली प्रिंटिंग करने से करेंसी की वैल्यू गिर गई और प्राइसेस फिनोमिनली बहुत हाई हो गए, बहुत कीमतें बढ़ गई। ठीक है, और करेंसी की वैल्यू गिर गई।
तो ऐसी सिचुएशन जब प्राइस की वैल्यू इतनी बढ़ जाती है उसको बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। ठीक है, तो जर्मनी में हाइपर इन्फ्लेशन आ गया और उनकी करेंसी की वैल्यू गिर गई। तो अभी क्वेश्चन यहां पे कई बार पूछा जाता है कि व्हाई डिड द वैल्यू ऑफ जर्मन करेंसी मार्क फेल डाउन। तो इट फेल डाउन जस्ट बिकॉज ऑफ द रेकलेस प्रिंटिंग ऑफ द पेपर करेंसी बाय द वीमर रिपब्लिक। और हाइपर इन्फ्लेशन क्या है? फिनोमिनली या यू कैन से रैपिड इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ द गुड्स इज कॉल्ड, और बहुत ज्यादा हाई प्राइसेस जब हो जाएं चीजों की, दैट इज कॉल्ड हाइपर इन्फ्लेशन। तो ये सारी सिचुएशन चल रही है। 1933 में वीमर रिपब्लिक बहुत कोशिश करने के बाद भी इकोनॉमिक क्राइसिस को नहीं रोक पाई, उनको देश को जो है इस तरह की क्राइसिस से बाहर नहीं निकाल पाई। 1933 में इलेक्शन होते हैं और नाजी पार्टी के फाउंडर हैं एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर की पार्टी है भाई नाजी पार्टी। देखिए ये पार्टी इन्होंने फॉर्म नहीं की, ये जो नया नाम है नाजी पार्टी, ये नाजी पार्टी के हेड एडोल्फ हिटलर है, लेकिन एक्चुअल में ये नाजी पार्टी एडोल्फ हिटलर ने फॉर्म नहीं की थी। हिटलर ने तो खुद ये पार्टी ज्वाइन की थी 1919 में। तो वर्ल्ड वार 1 में जो एडोल्फ हिटलर हैं, इन्होंने वर्ल्ड वार 1 में जर्मनी की तरफ से, ऑस्ट्रिया की तरफ से, जर्मनी की तरफ से इन्होंने वर्ल्ड वार 1 में लड़ाई की थी। एज ए मैसेंजर ये वहाँ पे काम करते थे और काफ़ी इन्होंने बहादुरी वाले काम किए, इनको काफ़ी सारे मेडल्स भी मिले थे और ये जख्मी हो गए थे, फिर इनको आर्मी से निकलना पड़ा बीमारी के कारण। तो ये अपने आप को जिम्मेदार ठहराते हैं कई बार उस चीज़ के लिए। इन्होंने अपनी बायोग्राफी में लिखा है, ऑटोबायोग्राफी में, कि अगर मैं लड़ाई में होता तो शायद जर्मनी को मैं कभी नहीं आने देता, इस टाइप से। तो एडोल्फ हिटलर जो है वो सोशल वर्कर्स पार्टी, जर्मन सोशल वर्कर्स पार्टी नाम था इस पार्टी का पहले। तो जर्मन सोशल वर्कर्स पार्टी जो है, जर्मन वर्कर्स पार्टी को ये ज्वाइन कर लेते हैं और बाद में इसी पार्टी का नाम हो जाता है नाजी पार्टी। तो 1933 में जब इलेक्शंस हुए, उन इलेक्शंस में हिटलर जो है वो ज्यादा वोट्स के साथ में जीत रहे थे, मेजोरिटी मतलब इनके पास वोट आई। तो उस टाइम के जो यहाँ के प्रेसिडेंट थे उनका नाम था हिंडनबर्ग। तो जो हिंडनबर्ग थे, हिंडनबर्ग, आई थिंक यही नाम हो शायद, या हो सकता है कि स्पेलिंग कुछ मैं गलत कर रहा हूँ, ये शायद हो हिंडनबर्ग। तो हिंडनबर्ग की स्पेलिंग आप देख लीजिएगा। हिंडनबर्ग जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने एडोल्फ हिटलर को ऑफर किया, ही ऑफर्ड नाजी पार्टी और एडोल्फ हिटलर टू फॉर्म द गवर्नमेंट। तो इस तरह से इलेक्शन 1933 में हुए, एडोल्फ हिटलर या यूं कहिए नाजी पार्टी जो है वो गवर्नमेंट फॉर्म करती है। और एडोल्फ हिटलर को किन्होंने चांसलरशिप, देखिए कैबिनेट की सबसे ऊंची जो वहाँ पे चेयर होती है ना, सबसे ऊंची जो पोजीशन होती है उसे बोलते हैं चांसलर। तो एडोल्फ हिटलर जो है जर्मनी के चांसलर बन गए 1933 में। 30 जनवरी 1933, 30 जनवरी 1933 में हिटलर वाज ऑफर्ड चांसलरशिप इन द रिचटैग। रिचटैग क्या है? अब देखो ये टर्म भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिचटैग? मार्क, हाइपर इन्फ्लेशन, दावेज प्लान, ठीक है, ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो रिचटैग क्या है? दिस इज द नेम ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ जर्मनी। जर्मनी की पार्लियामेंट का नाम है रिचटैग। तो 30 जनवरी 1933 को हिटलर को चांसलरशिप दे दी गई, वो चांसलर बन गया। हिटलर ने चांसलरशिप लेते ही बहुत सारे नए कानून बना दिए और सारी पावर्स अपने हाथ में ले ली और बाकी सभी पार्टीज को डिसबैंड कर दिया। तो और वो बन गया डिक्टेटर। तो हिटलर ने 2 इंपॉर्टेंट लॉ पास किए चांसलर बनते ही। देखिए 30 जनवरी को हिटलर को चांसलरशिप मिली, अगले ही महीने 28 फरवरी 1933 को उन्होंने फायर डिक्री, एक नया कानून बना दिया, फायर डिक्री। ये क्या था फायर डिक्री? इस फायर डिक्री में हिटलर ने सिविक राइट्स जो थे सस्पेंड कर दिया, पार्टीज को बैंड कर दिया, बोलने की जो फ्रीडम है उसको भी छीन लिया, सभी न्यूज़पेपर्स को सेंसर कर दिया गया। यानी जब तक नाजी पार्टी नहीं बोलेगी तब तक आप कुछ नहीं छाप सकते। उसके बाद देखिए 28 फरवरी, फरवरी में 28 ही दिन होते हैं, तो 28 फरवरी के 2 दिन के बाद ही तीसरे दिन 3 मार्च 1933 को एक और एक्ट पास कर दिया हिटलर ने और फिर वो बन गया डिक्टेटर। मीन्स सारी पावर्स उसने अपने हाथ में ले ली और बाकी सारी पार्टी ऑर्गेनाइजेशंस को या जो ट्रेड यूनियंस वगैरह हैं या कोई भी दूसरी पार्टी अब जर्मनी में नहीं रहेगी, सबको बैन कर दिया गया।
ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर हमारा ये लेक्चर, ये इंपॉर्टेंट चीजें मैं एंड अप करता हूं, क्योंकि अब जो नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे, यानी पार्ट 4 जो हम शुरू करेंगे, वहां पूरी कहानी चलेगी नाजी पार्टी ने जर्मनी में क्या क्या किया, कैसे निर्दोष लोगों को जर्मनी में मारा गया। हम पढ़ेंगे जेनोसाइड हुआ, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हुआ, बहुत सारे लोगों को, निर्दोष लोगों को मार दिया हिटलर ने, अपने ही लोगों को मार दिया, अपने देश के लोगों को मार दिया, होलोकास्ट किया गया, बहुत सारे निर्दोष लोगों को मारा गया, कंसंट्रेशन कैंप खोले गए, गैस चैम्बर्स बनाए गए, छोटे से कमरे में पॉइजनस गैस छोड़ करके 50-50 लोगों को ठूस दिया गया, बंद कर दिया गया, उनको मारने के लिए छोड़ दिया गया। छोटे छोटे बच्चों को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया, जिंदा बच्चों के को बीच में से काट करके उनकी स्टडी की जाती थी, उनका ब्रेन ओपन कर दिया जाता था, उनकी आंखें निकाली जाती थी, जिंदा बच्चों के हाथ काट दिए जाते थे, नाखून निकाले जाते थे। इतने टॉर्चर्स, इनह्यूमन जो क्राइम हुए हैं हिटलर के टाइम पे, अब हम आगे 4th लेक्चर में पढ़ेंगे। सी यू स्टूडेंट।